अच्छा, बिफोर हम मेनिंजाइटिस स्टार्ट करें ना, सीएसएफ एनालिसिस एक दफा कर लेते हैं। सीएसएफ में नॉर्मल प्रेशर जो होता है 50 to 250 mm ऑफ वाटर, कलर क्लियर होता है इसका। ये देखो ऐसा होता है सीएसएफ, नॉर्मल सीएसएफ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होता है। उसमें रेड सेल काउंट जो होता है ना, थोड़ा होता है, 0 to 4 होता है। व्हाइट सेल काउंट भी 4-5 लिम्फोज होते हैं। ग्लूकोज जो होता है ना, 50% या 60% ऑफ द लेस होता है एज कम्पेयर टू ब्लड लेवल। प्रोटीन लेस देन 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। और यूजुअली उसके अंदर सीएसएफ आपका स्टेराइल होता है, उसके अंदर कोई माइक्रोब्स नहीं होते। और ओलिगोक्लोनल बैंड्स नेगेटिव होते हैं। ओलिगोक्लोनल बैंड्स जो होते हैं ना, वो प्रोटीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो इट शोज कि आपके सीएनएस में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। अब ग्रोसली आपको ये पता होना चाहिए कि सब एरेकनोइड में जो कलर होता है वो येलो हो जाता है। वो डायग्नोस्टिक पॉइंट है, जेंथोक्रोमिया होता है। अब येलो इसलिए होता है, सब एरेकनोइड हैमरेज है। ठीक है, येलो अपीयरेंस इसलिए होती है कि ब्लीड करने के बाद फिर उसका बिलिरुबिन में बंद कन्वर्ट हो जाएगा ना। वो ब्लीडिंग के बाद सेल जब ब्रेक डाउन करते हैं तो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो येलो हो जाएगा। अच्छा, अब मेन डिफरेंसेस जो याद करने हैं वो आपने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में करने हैं। प्रेशर नॉर्मली सब में नॉर्मल होता है, लेकिन जो बैक्टीरियल में होगा उसमें टर्बिडिटी होगी, वायरल क्लियर होगा। रेड सेल काउंट इनमें कोई भी इंक्रीज नहीं होगी, हेमरेज में इंक्रीज होंगे। आगे अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसमें आपको न्यूट्रोफिल मिलेंगे, पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स, एंड दे विल बी इंक्रीज टू 1000 to 5000। वायरल में लिम्फोस मिलेंगे और ट्यूबरकुलोस में भी लिम्फोस मिलेंगे, लेकिन ये 5000 होंगे, वायरल में 10 to 2000 लिम्फोस। बैक्टीरिया विल कंज्यूम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कम हो जाएगी सीएसएफ में। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में भी ट्यूबरकुलस बैक्सीलाई कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन वायरल जो है वो उस पर ग्लूकोज पे रेस्पायर नहीं करते। अब प्रोटीन तीनों में रेज होंगे, इसलिए रेज होंगे क्योंकि वो रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इनकी बॉडी भी प्रोटीन इन नेचर है, तो प्रोटीन विल बी इंक्रीज्ड। जब आप सीएसएफ का कल्चर करवाओगे ग्राम, तो उस पर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, लेकिन वायरल वाले में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, और ट्यूबरकुलस वाले को आप कल्चर कराते हो ना जेड इन स्टेन से, एएफपी एसिड फास्ट पेसिलाई से, तो उसकी यील्ड भी काफी पुअर होती है। ऑल्दो अगर आपको ट्यूबरकुलस होता भी है ना, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, तो फिर भी नेगेटिव आर होते हैं क्योंकि वो बहुत कम जाता है आपके सीएसएफ में। अब क्या इंडिकेशन होती है किसी के सीएसएफ करने की? क्यों हम करते हैं सीएसएफ एनालिसिस? नंबर पंचर करते हैं हम, क्यों करते हैं? क्या इंडिकेशन है किसी का सीएसएफ एग्जामिनेशन करना है? देखो, अभी तो बताया, अगर आप मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हो, सब एरेक्नोइड हैमरेज सस्पेक्ट कर रहे हो, तो उनमें आप देखोगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक इंडिकेशन हो गई इसकी कि आपने सीएसएफ पे, सीएनएस की इन्फेक्शन हुई हुई है, कोई ऑटोइम्यून डिजीजेस हुई हुई है, जीबीएस में, एमएस में, सब एक्नोइड हैमरेज हुए हुए हैं। थेरेप्यूटिक एज अगर बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है, ये हाइड्रोसेफेलस से कम्युनिकेटिंग, उनमें आपने सीएसएफ को ड्रेन करवाना है, बाहर निकालना है। और दूसरा, इंट्राथीकल ड्रग देनी है इन जब कैंसर होता है। एएलएल में मैंने बताया था कि पुअर पेनिट्रेशन होती है सिस्टेमिक कीमो की, तो इंट्राथीकल हम कौन सी ड्रग दे रहे थे? मिथोट्रेक्सेट देते हैं, क्योंकि वो सेंचुरी साइट्स होती है और वहां पे प्रोग्रेस करते रहते हैं ब्लास्ट सेल्स। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है अगर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। क्यों? इंट्राक्रेनियल प्रेशर में नंबर पंचर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेन हर्निएट करके बाहर आ जाएगा, हर्निएशन हो जाएगी ब्रेन की फ्रॉम फोरामेन मैग्नम, और सडन डेथ हो जाएगी। तो मैं ये रूल आउट कैसे करूं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज में मैं ना करूं लंबर पंचर? यस, नेक स्टिफनेस जब आप सस्पेक्ट करोगे मेनिंजिज्म को, तो आप करते हो सीएसएफ एनालिसिस। तो आप इसके लिए फंडोस्कोपी करोगे। फंडोस्कोपी, पहले आप सीटी कराते हो, सीटी ब्रेन कराते हो, उसके बाद आप फंडोस्कोपी कराते हो। उस पे क्या देखते हो आप? सीटी ब्रेन कराते हो ट्यूमर वगैरह देखने के लिए, क्योंकि उससे कोनिंग हो जाती है। अभी एक्सप्लेन करती है कोनिंग क्या होती है। अगर आप लंबर पंचर कर दोगे
सीटी करानी, फंडोस्कोपी में देखना है पेप्लेडीमा तो नहीं है। पेप्लेडीमा का मीनिंग है इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज नहीं है। जब ये दोनों पूरे हो जाते हैं फिर आप एलपी अटेम्प्ट करते हो। ये प्रीरेक्विजिट्स हैं इसकी। और रिलेटिव क्या होता है, अगर किसी को कार्डियोपल्मोनरी इंस्टेबिलिटी हो तो उसका हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। अगर वहां पे सेलुलाइटिस हुआ हो उस जगह पे, तो वो इन्फेक्शन आप उल्टा उसके ब्रेन में डाल दोगे, नहीं अटेम्प्ट करना उस साइट पे। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, ठीक है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही, पेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो तब भी आपने नहीं अटेम्प्ट करना है लंबर पंचर। इज इट क्लियर? गिव मी 1 second. उसके बाद मेनिंजाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजीज, ड्यूरा, पाया और एक्नोइड मैटर का। उनकी जब एक्यूट इन्फेक्शन हो जाएगी तो इट्स मेनिंजाइटिस। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे? फीवर होगा, हेडेक होगा और मेनिंजिज्म होगा। मेनिंजिज्म होता है जब आपको हेडेक हो, फोटोफोबिया और नेक स्टिफनेस हो। नेक स्टिफनेस में साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, सोमाय जिसको कहते हैं, साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। पॉजिटिव होते हैं तो आप मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करते हो, या दूसरी चीज क्या सस्पेक्ट करते हो? सब रेकनॉइड हेमरेज। अब ये कर्निक साइन है और ब्रूडुजिंकिस की साइन है। ये देखो कर्निक साइन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। Just supposed to work. It was working just fine. Give me a second. Meningitis. Leg pain and localized low back pain may indicate. The examiner then slowly extends the knee with the foot in dorsiflexion. The test is positive if there is generalized spinal pain, resistance to the test, or involuntary flexion. अब मेनिंजिज्म में क्या आना है? एक तो कर्निक साइन आना है जिसमें आप थाई बेंड करते हो एट हिप जॉइंट विद नी एट 90 डिग्रीज। अगर रेजिस्टेंस आती है, पेनफुल होता है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। और ब्रूडुजिंकी साइन में क्या होता है? Just stop working. Ninjas test. मैं नेक एलिवेट Radzinski's करोगे test, उसकी, meningeal stretch test. और अगर Test for मेनिंजाइटिस irritation पॉजिटिव to the होगा तो लेग्स meninges ऊपर by एलिवेट हो placing a जाएंगी। stretch through them. With the patient supine, the examiner gradually flexes the patient's head and neck towards the patient's chest. The test is अगर positive ये if the पॉजिटिव होता तो patient लेग एलिवेट हो जाती। involuntarily flexes their hips and knees in an attempt to lessen traction forces to the meninges. A positive test may signify meningeal irritation. ठीक है, तो ब्रूजिंकी साइन में आपने लेग को करना है। नेक को अगर आप करोगे, उसकी मूव करवाओगे, एलिवेट करोगे तो लेग लेफ्ट हो जाएंगी। कर्निक साइन में क्या? तो थाई को बेंड करोगे एट हिप पे, तो दूसरी एक तो रेजिस्टेंस होगी और दूसरी वाली लेग भी एलिवेट हो जाएगी। ये मेनिंजिज्म है। मेनिंजिमस को शो करते हैं मेनिंजाइटिस में, सब रेकनॉइड हेमरेज में दोनों पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद स्पाइनल टैप करनी होती है हमने। स्पाइनल टैप हम करते हैं L1 L2 पे जो होती है स्पाइनल कॉर्ड एंड करती है, तो हम L4 और L5 पे करते हैं क्योंकि वो वाइड स्पेस होती है। ठीक है, और दूसरी बात है ये याद करना है कि नीडल किन किन चीजों को क्रॉस करती है। वो स्किन को क्रॉस करती है, लिगामेंट्स को क्रॉस करती है, डूरा और एक्नोइड मैटर को क्रॉस करके सब एक्नोइड स्पेस में आती है, वो पाया को क्रॉस नहीं करती। उसके बाद अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो वो एसेप्टिक होता है, उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, और उसमें प्रोटीन एलिवेटेड होते हैं।
ग्लूकोज नॉर्मल होता है ऑन CSF एनालिसिस और लिम्फोसाइट स्लाइटली एलिवेटेड होते हैं। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा हेडेक का, इरिटेबिलिटी होगी, साइंस ऑफ मेनिंजिज्म मिलेंगे, हाई पायरेक्सिया होगा। इन्वेस्टिगेशन सब कराएंगे CSF की लंबर पंचर पे, तो लिम्फोसाइट आएंगे, ग्लूकोज प्रोटीन लेवल नॉर्मल होंगे। और इसकी मैनेजमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सेल्फ लिमिटेड है, लेकिन हम देते हैं IV एसाइक्लोवीर देते हैं और IV स्टेरॉइड्स देते हैं। अभी स्टेरॉइड्स का रैशनल भी बताती हूँ क्यों देते हैं। अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता कैसे है एक बंदे को, इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंचती कैसे है? देखो अगर बेबी है और उसका मेनिंजियोसील ओपन है तो डायरेक्ट पहुंच जाएगी। यस, हेमाटोजेनस स्प्रेड भी होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से ऊपर चली जाती है, मेनिंजीज की तरफ नाक से ऊपर चली जाती है इन्फेक्शन। जैसे स्ट्रेप निमोनिया होगा तो हम इसको एक्सक्लूड करने के लिए क्या करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे भी करवाएंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए। सी इट सेज कि जब आपको स्ट्रेप निमोनिया मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कराता है, इन्फेक्शन स्टिमुलेट करेगी पाया और एक्टिनोइड मेम्ब्रेन तक, नोज के जरिए ऊपर चला जाएगा, पस फॉर्म होगी, लेयर्स में एडिशन हो जाएंगी, जब एडिशन हो जाएंगी तो CSF को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, आउटफ्लो हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। ठीक है, ड्रेनेज उसकी बंद हो जाएगी CSF की। उसके बाद इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, सेलुलर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नर्व्स जो होंगी स्वेल कर जाती हैं, साइटोकाइंस आ जाते हैं, नर्व स्वेल कर जाती हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस स्टार्ट हो जाता है, हेयरिंग लॉस स्टार्ट हो जाता है। और हम इसको इस तरह से करते हैं कि जब पेशेंट आए और आप साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन पॉजिटिव है, सोमाई पॉजिटिव है, तो आपने क्या करना है, उसको रिसेसिटेट करना है, स्टेबलाइज करना है। ठीक है, IV फ्लूइड्स लगाने हैं उसको, उसके साथ ब्लड कल्चर भेज देना है टू चेक कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, थ्रोट स्वैब लेना है, साथ में CT ब्रेन करा लेना है, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी, एंटीबायोटिक के कवर में एम्पिसिलिन, वेनको और सेफ्ट्राइक्सोन स्टार्ट कर देनी, साथ IV स्टेरॉइड स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और फोकल साइंस भी आ रहे हैं, फोकल साइंस होते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू स्पीक, डिक्रीज सेंसेशन, बैलेंस लॉस है, मेंटल फंक्शन खराब हो रहा है, मेमोरी लॉस है, तो आपने CT कराना है। CT पे देख लेना है कोई हाइड्रोसेफलिस तो नहीं है, कोई ट्यूमर मास तो नहीं है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटर हो जाती है लंबर पंचर, क्योंकि कोनिंग हो जाएगी उससे। कोनिंग का मतलब अगर स्पाइनल ट्यूमर है, अगर कोई ब्रेन ट्यूमर है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा होगा, अगर आप डालोगे नीडल तो उससे फ्लूइड का बैलेंस खराब हो जाएगा और कोनिंग हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड की, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। CT से पहले CT करा लेना, फिर लंबर पंचर, अगर CT क्लियर आता है फिर हम लंबर पंचर की तरफ जाते हैं डायग्नोज करने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कॉज कर रहा है। जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपसे पूछते हैं कि नियोनेट्स पे कौन से कॉज करें, उसमें इकोलाई, प्रोटियस, लिस्टेरा, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई, प्री स्कूल में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ओल्डर चिल्ड्रन में नेसेरिया मेनिंजाइटिस जो हमारी एज ग्रुप होती है टीन्स में, टीन्स प्लस टीन्स के बाद होती है नेसेरिया मेनिंजाइटिस, उसमें कॉज होती है। ओवरऑल स्टेप निमोनिया सब में सबसे कॉमन कॉज है सारे एज ग्रुप्स में। नॉर्मल CSF क्या होता है, क्लियर होता है, 0 to 5 लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेस देन 45 mg per डेसीलीटर प्रोटीन होते हैं, ग्रेटर देन 45 डेसीलीटर ग्लूकोज होती है, 2/3 होती है ग्लूकोज ऑफ ब्लड, जो कि 80 to 120 होती है हमारी नॉर्मल। कॉजेस ऑफ मेनिंजाइटिस न्यूबॉर्न में ग्रुप B है, इकोलाई है और लिस्टेरिया। इकोलाई मोस्ट कॉमन होता है 0 to 6 months में, तो इसके लिए हम कवर देते हैं एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, फिर स्टेप नीमो, तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज हो जाती है सारे एज ग्रुप्स में। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं तो यंग एडल्ट्स में नेसेरिया मेनिंजाइटिस लिखा होता है, हमारे एज ग्रुप में नेसेरिया मेनिंजाइटिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। इनको हम कैसे कवर देते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन एंड बेंको से, और ये एम्पिसिलिन जो कवर दे रहा है वो ग्राम नेगेटिव ब्रॉड्स को दे रहा है।
ये इसी तरह से टेबल याद करना है। न्यू बॉर्न्स में ग्रुप बी स्ट्रेप, इकोलाई मोस्ट कॉमन है, लिस्टेरिया, इसको एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन से देना है। बाकी मेनिंजाइटिस और स्टेप न्यूमो को सेफ्ट्राइक्सोन एंड वेंकोमाइसिन से। और एडल्ट्री में ग्राम नेगेटिव ब्रॉड्स आ गए तो एम्पिसिलिन से हम ट्रीट करते हैं। अब सिस की जो इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है मेनिंजाइटिस की, वो लंबर पंचर है, लेकिन आपने सीटी करवा के कोई मास तो नहीं एक्सक्लूड कर देना, सेरेब्रल एब्सेस, कोई लीजन, ट्यूमर, क्योंकि रिस्क ऑफ कोनिंग है। उसके अलावा हमने क्या करवाना है, हमने ब्लड कल्चर करवाना है, ब्लड ब्लड कल्चर कराना है, उसका देखना है कि कौन सा बैक्टीरिया ब्लड में है, और सीएसएफ का भी कल्चर कराना है। अब मैनेजमेंट है कि पार एंट्रल बेंजाइल पेंसिलिन दे देनी है। उसके बाद अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, वही सेम एंटीबॉडी जिस तरह से मैंने लिखवाई है ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करके लिखनी है, इस तरह से कि न्यूबॉर्न में एम्पिसिलिन देनी है, जेंटामाइसिन देनी है, और स्ट्रेप नीमो और मेनिंजाइटिस के साथ सेफ्ट्राइक्सोन और वेनको देनी है, और एडल्ट्री में एम्पिसिलिन का कवर भी देना है। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती थी, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रिवेंशन ऐसे हो सकती है कि जो आपके क्लोज कॉन्टेक्ट हैं, सपोज नर्सरी में है बच्चा, ओल्ड एज होम में है लोग, तो उनमें 2 दिन जो क्लोज कॉन्टेक्ट है उनको 2 डेज देनी ओरल एम्पिसिन अगर डायग्नोस हो गया। अदरवाइज उनको हम मेनिंजाइटिस की और स्टेप न्यूमोनी की वैक्सीनेशन करवाएंगे। उसके बाद ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, क्या फाइंडिंग थी सीएसएफ में ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में? ये जो बुक में लिखा हुआ है नेसीरिया मेनिंजाइटिस के लिए बेंजाइल पेंसिलिन देनी 5 to 7 डेज के लिए, ये पता होना चाहिए। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के सेफ्ट्राइक्सोन देनी, ये भी पता होना चाहिए। सेफ्ट्राइक्सोन हम स्टेप निमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा दोनों के लिए सेफ्ट्राइक्सोन दे रहे हैं, जो कि 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। सीएसएफ में क्या फाइंडिंग्स आती हैं अगर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो तो? लिम्फोसाइट काउंट होता है 5000। ठीक है, शुगर्स जो होती हैं लो होती हैं, प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं, और ना इसके अंदर ना एक काउ वेब अपीयरेंस भी आती है, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से काउ वेब अपीयरेंस आती है। अब ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में ना हिस्ट्री थोड़ी लॉन्ग होगी कि पहले कफ होगी, टीबी हुआ था, और फिर वो डिसमिनेट करके ब्रेन में चली गई है, मेनिंजीज को अफेक्ट कर रही है। क्लिनिकल स्टेजिंग जो है ना ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की ऐसे होती है कि अर्ली स्टेज पे ना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, फीवर, वॉमिटिंग, वेट लॉस। जब सेकंड स्टेज आता है तब उसमें साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन पॉजिटिव होते हैं, कर्निंग साइन, ब्रिजिस्किंग साइन, और हाइपोटोनिया आ जाता है। और साथ ही साथ ये बहुत जल्दी मतलब 6 और 3 को भी इन्वॉल्व कर लेती है। स्टेज 3 में क्या होता है, कोमा स्टूपर डेवलप होने लग जाता है, फिट्स पड़ने लग जाते हैं पेशेंट को। मेनिंजाइटिस इज अ कॉज ऑफ फिट, जब वो ब्रेन के किसी पोर्शन को अफेक्ट करती है इन्फेक्शन, तो उससे फिट्स पड़ने लग जाते हैं। ये यहाँ पे लिखे हुए साइन स्टेजिंग, पहले नॉन स्पेसिफिक आते हैं, देन ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस होती है, और थर्ड में तो सीजर स्टार्ट हो जाते हैं, प्लीजिया स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखा, इसका स्लोअर ऑनसेट है एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, 2 to 8 वीक्स लगते हैं, मंथ की एक हिस्ट्री आती है। इन्वेस्टिगेशन में जब आप सीएसएफ कराते हो तो स्पाइडर वेब जो है ना अपेयरेंस उसमें नजर आती है। नॉर्मली सीएसएफ की अपेयरेंस क्या होती है, क्लियर होती है, इसमें नॉर्मली क्लियर होती है, लेकिन इनमें स्पाइडर वेब की अपेयरेंस नजर आती है। लिम्फोसाइटिक प्रिडोमिनेंस होती है। अच्छा, कभी कभी हम उसको सीएसएफ को कल्चर के लिए भी भेज देते हैं और उसको एएफबी स्टेन कराते हैं। ऑफन नेगेटिव आता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। अगर हमने फिर भी करवाना है तो हम क्या करते हैं, रिपीटेड सीएसएफ सैंपलिंग करते हैं और फिर सीएसएफ को कल्चर करा के देखते हैं, तो वो शायद पॉजिटिव आ जाए, लेकिन जो एक दफा आपने 2-3 ड्रॉप्स निकाल के किए होते हैं वो कोई पॉजिटिव नहीं आते। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है कि आईवी स्टेरॉइड्स देनी है, साथ में आईवी एंटीबायोटिक का कवर देके एटीटी थेरेपी, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। अगर हाइड्रोसेफलस डेवलप होता है तो उसके लिए सर्जिकल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज स्टार्ट करनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, अ 45-year-old man is brought to emergency department with 1 to 2 day history of fever, headache, nausea, vomiting.
On physical examination, he is found to have neck stiffness and photophobia. इसका मुझे बताओ फोटोफोबिया क्यों होता है इन मेनिंजाइटिस? फोटोफोबिया इसलिए होता है कि बेसल मेनिंजीज जो होती हैं वो इरिटेट हो रही होती हैं। अब इसका डीडी क्या होगा, इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी और ट्रीटमेंट क्या होगा? डीडी क्या है इसका? 45-year-old man is brought to emergency department. We want to do day history of fever, headache, nausea, vomiting. अच्छा, 1 to 2 डे हिस्ट्री उसमें लिखा हुआ है बुक में कि इट्स 20 to 60 डे हिस्ट्री ना, तो टीबीएम लिख दो, बट इट शुड बी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। टीबीएम भी लिख दो। नाउजिया, वॉमिटिंग एंड नेक स्टिफनेस। इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे? पहले तो आप सुमाई चेक करो उसको, कर्निंग और बर्डिज्म की साइन चेक करो उसको। दूसरा, ब्लड शुगर लेवल चेक करने हैं, ब्लड कल्चर भिजवाना है, चेस्ट एक्सरे करवाना है, नेजल स्वैब का भी कल्चर करवाओ, स्वैब लेके। व्हाट एल्स? सीटी ब्रेन करवाना है। फंडोस्कोपी के बाद लंबर पंचर करवाना है। ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम? आईवी स्टेरॉइड्स देते हैं, आईवी एंटीबायोटिक देते हैं। व्हाट एल्स डू वी गिव? ये दो मेजर आपके ट्रीटमेंट है, आईवी स्टेरॉइड्स और आईवी एंटीबायोटिक्स। अब देखो, 65-year-old मैन आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग ऑफ फीवर, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया। प्लीज एक तो आप मार्क कर लो कि 65-year-old मैन था। 65-year-old में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है? सब में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है? स्टेप नीमो होती है, ग्राम नेगेटिव रॉड होते हैं। आगे आज उसने लिखा हुआ है कि कौन सा एम्पेरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट विदाउट ब्लड कल्चर करा रहे हो, ब्लड कल्चर की रिपोर्ट आएगी तो हम एंटीबायोटिक को मॉडिफाई कर देंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बता दो कौन सा ट्रीटमेंट हमने चलाना है इसको। अच्छा, स्टेरॉइड्स आर अ मस्ट, और स्टेरॉइड्स को आप 30 मिनट्स पहले देते हो फर्स्ट एंटीबायोटिक डोज से इन मेनिंजाइटिस। स्टेरॉइड्स आर अ मस्ट, इसका आंसर ए है, वेनको, सेफ्ट्रोक्सोन, एम्पिसिलिन। ये देखो, 60 में सेफ्ट्रोक्सोन, वेनको, एम्पिसिलिन तीनों देने। और रैशनल ये है कि जब एंटीबायोटिक्स लाइसिस कॉज करेंगी बैक्टीरियल सेल वॉल का, तो इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा वर्स हो जाएगी कि डेथ हो सकती है। जब एंटीबायोटिक्स लाइसिस स्टार्ट करेंगी उनकी बैक्टीरियल सेल वॉल्स का, तो साइटोकाइंस आ जाएंगे, इतनी स्वेयर हो जाती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कि आपको उस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को पहले से चुप कराने के लिए 30 मिनट्स पहले आईवी स्टेरॉइड्स देने होते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, साइटोकाइंस ना आए। और उसके बाद आप एंटीबायोटिक देते हो ताकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारे और हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन भी ना करे, साइटोकाइंस को ना बुलाए। ये रैशनल है 30 मिनट्स पहले स्टेरॉइड देने का। आंसर इज ए। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, एक टर्म होती है एनसेफ्लाइटिस। एनसेफ्लाइटिस होती है, एक एनसेफ्लाइटिस होती है, एक मेनिंजियो एनसेफ्लाइटिस होती है। मेनिंजाइटिस की यानी नेक स्टिफनेस के साथ जब एनसेफ्लाइटिस का मतलब है एनसेफ्लाइटिस, ब्रेन इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाए। ब्रेन इन्फ्लेमेशन कैसे होती है? जब ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है जिसको हम ALOC लिखते हैं, मोटर सेंसरी डेफिसिट आने लग जाते हैं, स्पीच और मूवमेंट डिसऑर्डर आते हैं,
तब हम एंसेफेलाइटिस सस्पेक्ट करते हैं। मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस साथ हो सकते हैं जब वो मेनिंजीज से आगे ब्रेन तक पहुंच जाए। एंसेफेलाइटिस ऑन इट्स ओन भी हो सकता है। तो हमने मेक श्योर करना होता है कि मेनिंजाइटिस में ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस तो नहीं है, सेंसरी मोटर डेफिसिट तो नहीं आ रहे, चेंज बिहेवियर स्पीच डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा। रिपीट ये है कि एक चीज होती है मेनिंजियो एंसेफेलाइटिस, कभी कभी मेनिंजाइटिस के साथ एंसेफेलाइटिस भी हो रहा होता है। एंसेफेलाइटिस का मीनिंग होता है ब्रेन की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, मेनिंजाइटिस का मतलब होता है मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन है। अगर ALOC ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस है तो आपको ये रूल आउट करना है कि एंसेफेलाइटिस ब्रेन तक पहुंच गई है, वो मोटर सेंसरी डेफिसिट स्टार्ट हो गए, स्पीच डिसऑर्डर्स हो गए। तो वो दोनों साथ भी हो सकते हैं, मेनिंजियो एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, एंसेफेलाइटिस अलोन भी हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि 35-year-old male presents with complaint of high grade fever, neck pain, headache for 2 days. हिस्ट्री देखो, शॉर्ट हिस्ट्री, ये एक्यूट होगा मेनिंजाइटिस। ऑल्टर सेंसोरियम फॉर 2 hours, ऑन एग्जामिनेशन हिज बीपी इज 100/60, पल्स 120, टेम्परेचर 103 है, हाई ग्रेड फीवर है, GCS 12/15 है, नेक रिजिड है। देर इज नो फोकल डेफिसिट। फोकल डेफिसिट उसका लिखने का मतलब था कि आप एनसेफलाइटिस ना लिख दो आंसर में, ठीक है। नो फोकल डेफिसिट लिखने का मतलब था द एग्जामिनर डज नॉट वांट यू टू राइट एनसेफेलाइटिस। अच्छा, वन ऑफ द स्टूडेंट इज राइटिंग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वेरी गुड। शी शुड राइट एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्योंकि 2 दिन की हिस्ट्री है। अच्छा, अगर आप श्योर नहीं हो, आपने बैक्टीरियल नहीं लिखना, आप पायोजेनिक भी लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। हाई ग्रेड फीवर है तो कोई भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। राइट डाउन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस, राइट डाउन एम्पेरिकल ट्रीटमेंट फॉर द सस्पेक्टेड कंडीशन। तो आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन करवाते हो, CBC कराते हो, इसमें WBC रेज होंगे क्योंकि इन्फेक्शन हुई हुई है। ब्लड कल्चर करवाते हो क्योंकि आपने फाइंड करना है। एम्पेरिकल थेरेपी आप पहले स्टार्ट कर देते हो, ब्लड कल्चर को आपको 5 दिन लगते हैं पाकिस्तान में, 5 से 7 डेज उसका वेट करते हैं हम कि कौन सी वाली आएगी, फिर हम चेंज कर देते हैं। कोएगुलेशन प्रोफाइल PT APTT कराते हो। PT APTT क्यों करा रहे हैं, कोई मुझे बताए? शाबाश, नेजल स्वैब ऐड करना है, वेरी गुड। प्लस नेजल स्वैब भी करवाने हैं आपने, वेरी गुड। मुझे बताओ PT APT क्यों करा रहे हैं? PT APT इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको LP करने की जरूरत पड़ेगी। LP में आपने अगर अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, पेटलेट खराब आ रही है, तो आप LP अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चेस्ट एक्सरे करवाने, इन्फेक्शन के लिए CT ब्रेन करवाना है, फिर आपने एंड में LP करनी है। ऑल्सो सही कह रही है, DIC भी देख सकते हैं कि बॉडी इन्फेक्शन की वजह से डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी भी स्टार्ट हो सकती है। फंडोस्कोपी आपने लिखना है बिफोर LP। LP आप 2-3 दिन बाद करते हो, मेनिंजाइटिस के पेशेंट की फौरन उसी पे नहीं करने लग जाते। LP आप 2-3 दिन वेट करते हो फिर करते हो। ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं कि आप उसको एडमिट करते हो, IV लाइन लगाते हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स करते हो, वेंकोसेफ्ट्राक्सोन और पेनिसिलिन भी लिखनी है, IV स्टेरॉइड देते हो उसे। एंड you please write 30 minutes before first IV एंटीबायोटिक, बिफोर ABX लिख रही हूँ, एंटीबायोटिक से पहले देनी होती है। मैनिटोल देते हो टू डिक्रीज इंट्राकेनियल प्रेशर, और अगर सीजर्स पड़ रहे हैं तो डाइजीपैम भी देते हो उसे। आगे आ जाओ। अ यंग मैन एज्ड 18 years had developed low grade fever, severe headache for last 2 weeks. On examination, he has neck rigidity. How will you further investigate this patient? अब इसकी investigations क्या होंगी? इसमें सस्पेक्ट हम करें TBM, फंगल, बैक्टीरियल, ठीक है। इन्वेस्टिगेट क्या करोगे आप? CNS एग्जामिनेशन करोगे,
हिस्ट्री लोगे, हिस्ट्री पे प्लीज अगर टीबी को सस्पेक्ट करो तो आपने उसकी ईपीआई का स्टेटस पूछना है, वैक्सीनेशन हुई थी बचपन में कि नहीं हुई थी, साथ में कफ है इसको, हो सकता है कि उसको उसको टीबी हुई हो, उसने एटीटी ली हो, अब रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी हो गई हो, तो पूछो कोई टीबी की हिस्ट्री है खानदान में, आपके क्लोज कांटेक्ट में किसी को टीबी थी। यूजुअली लोगों को टीबी होती है, उनके नाना दादी को टीबी होती है, वो घर में रहते होते तो उनको भी टीबी हो जाती है, तो हिस्ट्री लो उसकी। ठीक है, हिस्ट्री लो कि कोई एक्यूट वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई थी कुछ दिन पहले। हाँ, ये वायरल भी हो सकता है, ठीक कह रही है, वायरल भी सस्पेक्ट करो। फिर सीएनएस का पूरा एग्जामिनेशन करो, सेंसरी, मोटर, सबसे इंपॉर्टेंट सोमाई चेक कर लो। उसके बाद थर्ड हम इन्वेस्टिगेशन पे आ जाएंगे, वही जो हमने की है, सीबीसी, ब्लड कल्चर, कोएगुलेशन प्रोफाइल, सीएक्सआर, सीटी ब्रेन करवाएंगे, और एलपी से हमारा फाइनल डायग्नोसिस जो हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो एलपी है, अगर एमसीक्यू आए तो एलपी एंड मेनिंजाइटिस। अच्छा, which of these investigation is most crucial in the diagnosis? Give a sample of diagnosis. अब इसमें क्या करोगे हम? हाँ, ये वायरल मेनिंजाइटिस बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वेरी गुड, वो भी लो ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा। अब विच ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशन इज द मोस्ट क्रूशल, जो सारी हमने ऊपर से नीचे हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशंस लिखी हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, विच ऑफ देम इज द मोस्ट क्रूशल इन द डायग्नोसिस? CSF एग्जामिनेशन यूजिंग लंबर पंचर और गिव द सैंपल ऑफ डायग्नोसिस। तो इसमें आपने लिखना है टीबी पे क्या मिलता है, फंगल पे क्या मिलता है, बैक्टीरियल पे क्या मिलता है, वायरल पे क्या मिलता है, वो टेबल बना के आपने सारा नोट करके देना है कि प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन किस में रेस हो जाती है, सेल्स कौन से वाले में क्या आएंगे, वो टेबल बनाना है, टेबल ड्रॉ करना है। अच्छा, अब ये सिनेरियो देखो, इट सेज अ प्रीवियसली वेल 4-year-old child presents with high grade fever हो गया 104, headache है, neck stiffness है, 3 day history of upper respiratory tract है, with symptoms, respiratory symptoms, vomiting, करनिंग और bruising की साइन जो है वो पॉजिटिव आए हैं। देखा है कितना उसने एक्यूरेट सा हिस्ट्री है, शॉर्ट हिस्ट्री दी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन है। जब आपने भी हिस्ट्री लेनी तो उसमें पूछना है कोई खांसी नजला जुकाम था कुछ दिनों पहले। तो मेनिंजाइटिस अगेन वही डेफिनेशन है, मेम्ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन है ब्रेन की। मेनिंजी एंसेफ्लाइटिस होता है जब मेनिंजीज के साथ कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाए। अगेन ये वाला टेबल आपने मेमोराइज करना है कि पहले इकोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, लिस्टेरिया मोनोसाइटो जेंस जो है 0 to 2 months में होता है, उसके बाद एच इन्फ्लुएंजा होता है, टीन्स में नेसेरिया मेनिंजाइटिस होता है। पैथोजेनेसिस क्या होता है? बैक्टीरियल इन्वेजन होता है फ्रॉम फोकस ऑफ इन्फेक्शन, लाइक साइनोसाइटिस हुआ है, मेस्टोडाइटिस हुआ है, ऑस्टियोमाइलिटिस हुआ है, बस करके आगे एंटर हो जाता है, या कोई कंजेनिटल डिफेक्ट हो, जैसे कि ये ओपन पड़ा हुआ स्पाइना बाइफिडा, इसमें मेनिंजाइटिस के और चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। फिर वो अंदर जाता है सीएसएफ के, सीएसएफ को इन्वेट करता है बैक्टीरियल इन्वेजन, उससे साइटोकाइंस और कीमोकाइंस का सारा कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। सारी जो होती है नर्व्स होती हैं वहां पे स्वेल कर जाती हैं, और स्वेल करती हैं तो वेसल वो स्वेल करती है तो कंप्रेस करती है ब्लड वेसल को, तो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी स्टार्ट हो सकता है। डेफनेस, वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस, ऑप्टिक नर्व, स्वेलिंग ऑफ क्रेनियल नर्व से सारी हो जाती है। ये देखो, अपर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंटर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ से गया बैक्टीरिया ने कॉलोनाइज किया नेजोफेरेंस को, वो ऊपर कम्युनिकेट कर रहा है। बैक्टीरिया ने फिर सीएसएफ को इन्वेड किया, फिर वो मेनिंजीज में चला गया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ, स्वेलिंग और पस आ गई आर्टरीज के सारे इर्द गिर्द, इंटरक्रेनियल प्रेशर रेज हो गया, कंप्रेस किया ब्रेन टिश्यू को, membranes around the nerves swell and compress the nerves, compromising their blood flow। इस तरह से blindness, hearing loss start हो गया। ये पैथोजेनेसिस हो गया। अच्छा, 2-3 बातें मैंने बतानी है विच दे आस्क यू, कि नियोनेट्स में जो होता है ना, वो जो सोमाए हैं वो हम नॉर्मली नहीं
ऑब्जर्व करते हैं। हमें पता है नियोनेट्स में क्या साइंस आते हैं। नियोनेट्स क्या में फीवर होगा, हाइपर वॉमिटिंग होगी, इरिटेबिलिटी होगी, लेथार्जी, कन्वर्जेंस, बॉडी में हाइपोटोनिया होगा, उनकी मसल टोन डिक्रीज होगी, उनका एंटीरियर फ्रंटनेल जो है बल्ज कर रहा होगा, हाई पिच्ड क्राई होगी और हेड रिट्रैक्शन होगा। अब फ्रंटनेल उनका क्यों बल्ज कर रहा होगा, ये देखो, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये यहाँ से बल्ज कर रहा होगा एंटीरियर फ्रंटनेला। ऐसे बड़ों में नहीं होता, हमारे फ्रंटनेला क्लोज है। ये नियोनेट्स में ये साइन आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। वो फीड नहीं करते, सिक होते हैं, वॉमिट कर रहे होते हैं, इंटीरियर फॉन्टेनेला उनका बल्ज करने लगता है, हेड रिट्रैक्टेड होता है एंड हाई पिच्ड क्राइंग होती है। ओल्डर चिल्ड्रन में सीजर स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें नेक स्टिफनेस चीजें आती हैं, एटेक्सिया भी आता है, एबनॉर्मल अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो रही होती हैं। उसके बाद अगेन डायग्नोसिस आपने लंबर पंचर से करना है। ठीक है, लंबर पंचर में वही एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आपको प्रीडोमिनेंस न्यूट्रोफिल मिल रहे थे, प्रोटीन्स इंक्रीज हो रहे हैं और ग्लूकोज डिक्रीज हो रहा है। ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस में लिम्फोस प्रीडोमिनेट करें, 5000 लिखा हुआ डेविडसन में प्रोटीन्स, प्रोटीन्स नहीं है, हाँ ठीक है, और ग्लूकोज डिक्रीज कर रही है। वायरल में नॉर्मल होगी ग्लूकोज, लिम्फोसाइट्स मोस्टली होंगे और ये क्लियर होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस बता दी लंबर पंचर की, कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट हो जाएगा, स्किन पे इन्फेक्शन है नहीं करना, ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, पीटी एपीटीटी पहले करा लेना है, प्लेटलेट काउंट देख लेना, अगर इनमें से कोई भी खराब आता है तो आप लंबर पंचर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। सीएसएफ कल्चर कराते हैं लेकिन बड़ा लो यील्ड होता है, ब्लड कल्चर कराते हैं देखने के लिए, ब्लड काउंट्स कराते हैं, ब्लड कल्चर कराते हैं, ब्लड काउंट पे आप देखते हो कौन सा वाली चीज ज्यादा रेज्ड है और डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होगा, और डीएलसी पे देखते हो कि न्यूट्रोस रेज्ड है, लिम्फो रेज्ड है, कौन से वाले रेज्ड हैं, ब्लड कल्चर करा कर देखते हो कि कौन सी वाली एंटीबायोटिक देनी है, चेस्ट एक्सरे करवाते हो तो रूल आउट निमोनिया, टीबी, सीटी स्कैन कराते हैं, ग्राम स्टेनिंग करवाते हैं। डिफरेंशियल मेनिंजाइटिस की वही टीबी, एसेप्टिक का मतलब है वायरल मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, ब्रेन ट्यूमर। अब जो हेडिंग्स है ना पीड्स में वो दो बनाई हुई, सपोर्टिव और सपोर्टिव और स्पेसिफिक मैनेजमेंट पे। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में तो एंटीबायोटिक्स आ गई, स्टेरॉइड आ गई। सपोर्टिव में क्या करना है, आपने उस बच्चे को एडमिट कर लिया, फर्स्ट 2-3 डेज में उससे आपने उसके सारे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की, सारे पिपुलरी रिफ्लेक्स देखे, सारा एग्जामिन किया, उसको वाइटल मॉनिटरिंग करनी है उसकी। वाइटल मॉनिटरिंग में क्या करते हो, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, टेम्परेचर, SpO2, ये आपने हर उसके 30 मिनट्स बाद मॉनिटर करना है। उसका हेड सर्कमफेरेंस देखना है, अगर वो लेस देन 18 मंथ हो, बल्ज आउट कर रहा होगा का मतलब होगा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा। इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड रखना है, कितना आपने उसको फ्लूइड दिए और कितना उसका आउटपुट आ रहा है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी वेट को मेजर करना है, टेम्परेचर उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसको फीड कराना है ट्यूब से। उसके बाद बावल ब्लेडर केयर करनी है, उसको मूव कराते रहना है, पीछे जो है ना, पीछे सोर्स बन जाते हैं, बेड सोर लॉन्ग टर्म लेटे रहने से, उसकी केयर करनी है। और सीजर्स हो जाए तो आईवी डाइजिपैम देना है उसको। और स्पेसिफिक मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, स्टेरॉइड्स देने। अगेंस्ट स्टेरॉइड्स हम क्या करते हैं, 30 मिनट्स पहले देते हैं, ताकि साइटोकाइन कैस्केड जो होगा वो बहुत ज्यादा हमारे लिए डैमेजिंग होगा, उसको पहले स्टेरॉइड देते हो ताकि साइटोकाइंस आए ही ना, और आराम से बैक्टीरिया अपने लाइसिस कर ले, एंटीबायोटिक्स लाइसिस कर लें बैक्टीरियल सेल वॉल का, और साइटोकाइंस भी ना आए, जिसकी वजह से फीवर और जितने भी इंफ्लेमेटरी साइंस थे इन मेनिंजाइटिस वो वर्स हो जाएंगे अगर आप सिर्फ एंटीबायोटिक दोगे विदाउट गिविंग स्टेरॉइड्स फर्स्ट। आगे वही ड्रग ऑफ चॉइस देखिए, इकोलाई के लिए सेफ्ट्राइक्सोन, वी डिस्कस दिस बिफोर, एच इन्फ्लुएंजा के लिए सेफ्ट्राइक्सोन, नेसेरिया मेनिंजाइटिस के लिए बेंजाइल पेनिसिलिन। अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई, सेरेब्रल एडीमा होगा, रेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा, उसके लिए मैनिटोल देना है। इनअप्रोप्रिएट SIADH डेवलप हो जाता है। ये किसी को पता है SIADH क्यों डेवलप हो रहा है इसमें? ये इसलिए डेवलप हो रहा है कि
हाइपोवोलीमिया और है। ये फ्लो चार्ट देखो, इनअप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रीशन, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रीनल कलेक्टिंग ड्रग से इंक्रीज होगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब यूरिन जो आ रहा है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड आएगा, और सिंस हमारी बॉडी सारा का सारा एडीएस सिक्रीशन कम हो जाती है मेनिंजाइटिस में, हमारी बॉडी के सारा वाटर रिटेन करिए, तो जब वाटर ज्यादा होगा और सॉल्ट उतना ही रह गया तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, वाटर एक्सेस हो गया, लो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होगी, और सेरेब्रल एडीमा वर्सन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे, मैनिटोल देनी पड़ेगी, और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी। बस इसलिए हम हर दिन जो है रीनल पैरामीटर्स और सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करें। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट में क्या पोटेशियम, क्लोराइड और सोडियम चेक होता है। उसके बाद देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेनिंजियोकॉक्सीनिया। उसका सिनेरियो ऐसे आता है कि 3 ईयर ओल्ड बॉय आता है हाई ग्रेड फीवर के साथ, राइगर्स चिल्स होते हैं उसको, और पर्परिक रैश हो जाता है, अनकॉन्शियस जाता है। इसको आपने ऐसे ट्रीट करना होता है कि इसमें हाइपरटेंशन होती है और पेटिकियल रैश होता है। तो एक तो इसमें नॉर्मल स्लाइन लगाना होता है। हाइपोटेंशन जो होता है का मतलब बीपी ड्रॉप कर रहा है, 90 से कम हो गया, 90/60 हो गया, तो उसमें आप नॉर्मल स्लाइन देके के इंक्रीज करवाते हो ब्लड प्रेशर। स्टेरॉइड्स और डोपामाइन इन्फ्यूजन, नॉर्मल लाइन से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डोपामाइन इन्फ्यूजन आइनोट्रोपिक है, उससे भी ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और हम साथ में स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स देंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगी, क्रेनियल पाल्सी होगी, मोस्ट कॉमन क्रेनियल पाल्सी 6 की है, पूछते हैं ये, सीजर्स होंगे, स्ट्रोक्स होंगे, एटेक्सिया होगा, साथ में इनअप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रीशन होगी, हाइपोनेट्रीमिया से सेरेब्रल एडीमा वर्सन हो जाएगा। और अगर एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस है तो उसमें हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, डीआईसी और बोन मैरो सप्रेशन भी होगी। और मेनिंजियो कोकल मेनिंजाइटिस में ना एलपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। एलपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसलिए होती है क्योंकि एक तो डीआईसी चल रहा होता है, जिससे आपका पीटी एपीटीटी जो होता है वो प्रोफाइल डी रेंज होती है। दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, जो कि सारी रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी एलपी के लिए, उसमें आप एलपी नहीं करते, इसीलिए आपको सीबीसी के साथ पीटी आईएनआर एपीटीटी सारे करवा के देखने थे कि हम एलपी अटेम्प्ट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेनिंजियोकॉक्सीमिया को हम कैसे ट्रीट कर रहे थे, हम आईवी सेलाइन लगा रहे थे, डोपामीन सपोर्ट लगा रहे थे बीपी को कंट्रोल करने के लिए, लेके जाने के लिए, रेस करवाने के लिए, हाइपोटेंशन हो रही थी, साथ में आईवी स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक। अब प्रिवेंशन कैसे करनी होती है, वैक्सीन करवाओ, निमोकोकल की और मेनिंजियोकोकल की वैक्सीन करानी है, और एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सेस दो। अगर मेनिंजियोकोकल है जिसको अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आपने 2 डेज के लिए उसको रिफ एम्पिसिन देनी है, और अगर इन्फ्लुएंजा है तो 4 डेज के लिए देनी है। आगे सिनेरियो देखो, और 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर 2 months, हिस्ट्री इतनी ज्यादा है, ही इज इरिटेबल एंड इन ऑल्टर सेनिसोरियम फॉर 7 days, he has history of headache, photophobia, vomiting, nausea, neck pain, टॉक्सिक लोग है, फेब्राइल है, पेल है, डिसोरिएंटेड है, साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन जो है वो पॉजिटिव है, ईएसआर एलिवेटेड है जो कि टीबी में एलिवेटेड होता है, चेस्ट एक्सरे में भी मिलरी इन्फिल्ट्रेट्स आ गए, टीबी का आ गया, सीएसएफ में लो शुगर आया, रेस प्रोटीन आया, और प्रीडोमिनेंटली लिम्फोस आए हैं, क्रेनियल एमआरआई में डायलेटेड वेंट्रिकल्स हैं और हाइपर इंटेंस लीजन है सजेस्टिव ऑफ टीबीएम। इसमें कोई मसला इस तरह से आएगा टीबी का सिनेरियो। अगेन जो टीबी की स्टेजिंग होती है, इनिशियली वो अर्ली में फीवर, वॉमिटिंग, वेट लॉस होती है, स्टेज 2 में होता है कर्निक गर्भोदजन की साइन, और उसमें काइंड ऑफ 6 और थर्ड की पालसी भी होती है, स्टेज 3 में ऑप्थिस्थोटोनस भी डेवलप हो जाता है, जो इस तरह का होता है, पेलिजियास डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, इसके पैथोजेनेसिस पे है, मेनिंजाइटिस जो होता है ना, केसीएस लीजन डेवलप होते हैं जब आप उसका सीटी कराते हो, इस तरह से केसीएस लीजन नजर आ रहे होते हैं टीबीएम पे।
सीटी एमआरआई पे केसीएस लीजन्स नजर आ रहे होते हैं। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली बाय 3, 6, 7, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इज 6। अगर ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 लिखा हुआ है, स्टेज 2 में cranial nerve palsy, abducens nerve palsy is the most common. स्टेज 3 में हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया डेवलप हो जाते हैं, ऑप्थिस्टोटोनस डेवलप हो जाता है। अब क्लिनिकल सस्पिशन आपने करनी है, उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए कॉन्टैक्ट की, ट्यूबिकुलन स्किन टेस्ट करवाना है, चेस्ट एक्सरे करवाना है, ब्लड में ईएसआर, डब्ल्यूबीसी काउंट रेस होगा। जब डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करवाएंगे तो उसमें लिम्फोसिटिक प्रिडोमिनेंस आएगी। एक्सरे चेस्ट पे आ जाएगा हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, लंबर पंचर पे आएगा काव वेब आएंगे, प्रोटीन स्टेज होंगे, ग्लूकोज डिक्रीज होगा। इसको आप कल्चर भी करवा सकते हो, लेकिन कल्चर में लो यील्ड होती है, कल्चर यूजुअली नेगेटिव आ जाते हैं। स्पूटम एग्जामिनेशन करवाना है फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। लिम्फ नोड बायोप्सी करा सकते हैं, फंडोस्कोपी करा कर देख सकते हैं कि पेप्लिडीमा तो नहीं है। फिर सीटी स्कैन पे देखेंगे, सीटी स्कैन पे भी नजर आ जाएंगी केसीएस। मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, सेम, आईवी स्टेरॉइड्स, आईवी एंटीबायोटिक्स, मैनिटोल, अगर सीजर्स डेवलप होते हैं तो डाइजीपैम आईवी, और एटीटी स्टार्ट कर देनी है। एटीटी में आइसोनियाजिड को 10 to 15 mg पर केजी पर डे देना है। रिम्फेम्पिसिन को 10 to 20, इसमें 5 ऐड करते जा रहे हैं। इथेम्ब्यूटोल को देना है 25, पायराजेनामाइड को देना है 30, स्ट्रेप्टोमाइसिन को 40 देना है। और इनकी टॉक्सिसिटी बताना चाहिए। आइसोनियाजिड जो है वो हेपेटोटॉक्सिक है, ठीक है, इनहिबिट करता है, विटामिन B6 देना होता है इसमें। साथ में रिफेम्पिसिन भी हिपेटोटॉक्सिक है, और ये कलर ऑरेंज कलर के यूरिन आता है इससे। पायराजेनामाइड हाइपरयूरिसीमिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड है, अमाइनोग्लाइकोसाइड के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नो होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक एंड ऑटोटॉक्सिक, हेयरिंग लॉस हो जाता है इससे। इथेम्ब्यूटोल को ई फॉर आई, ई फॉर इथेम्ब्यूटोल, इससे क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है, ठीक है। ईटीटी देनी है, साथ में स्टेरॉइड देने हैं आपने, वही रैशनल है। फिनोबार्बिटोन फॉर कन्वर्जन्स, एंटीपायरेक्सिक पैरासीटामोल देना, और पायरोडॉक्सिन देनी है, विटामिन B6 10 mg टू प्रिवेंट पोलिन्यूराइटिस, जो कि आइसोनाइजिड से होती है। अब ये कॉम्प्लिकेशन पूछते हैं कि टीबीएम की क्या होती है, वो सीबी हीट से याद करना है। क्रेनियल नर्व पाल्सी होती है, बी फॉर ब्लाइंडनेस, H for hydrocephalus, E for epilepsy, E for endocrinal disturbances, diabetes insipidus, T for tuberculoma। तो इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। A 4-year-old child presents with history of fever for 2 days. Mother also complained about his decreased oral intake, headache, vomiting. Parents brought him to emergency. He became ill in the morning with 2 episodes of generalized seizures. Became unconscious. On examination, GCS was 9/15. Feeble rapid pulses आ रही है, poor perfusion, और BP देखो 70/40, ये हाइपोटेंशन हो रही है इसको। फंडोस्कोपी ठीक आई है, नॉन ब्लांचेबल स्पॉट आया। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? हाँ, इनकी डोजेज याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्नोसिस बताओ। नहीं, एक्यूरेट डायग्नोसिस लिखना है। मेनिंजियल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ उसने इतना आपको हाइपरटेंशन दी है, उसने आपको पर्परिक रैश दी है, ये मेनिंजियोकॉक्सीमिया है। सपोर्टिव और स्पेसिफिक मैनेजमेंट, ये मेनिंजियोकॉक्सीमिया है।
इसमें क्या करना था हमने, आईवी स्टेरॉइड, स्पेसिफिक में आईवी स्टेरॉइड, आईवी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स के नाम लिखने, सेफ्ट्राक्सोन, पेनिसिलिन और वेंकोमाइसिन। और इसके साथ साथ हमने क्या देना था, डोपामीन सपोर्ट देनी थी इसको। डोपामीन सपोर्ट इसलिए दे रहे क्योंकि बीपी ड्रॉप कर रहा है, वो अभी उसका बीपी ड्रॉप हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। डोपामीन और आईवी सलाइन देना है, ये स्पेसिफिक है। सपोर्टिव में वही, हम उसका क्या करते हैं, वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं, बावल ब्लेडर केयर देते हैं, ट्यूब फीडिंग करते हैं, स्पॉन्जिंग करते हैं, इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड करते हैं, रखते हैं उसका कि कितना अंदर जा रहा है कितना बाहर है। राइट टू डिजीज स्पेसिफिक प्रिवेंशन प्लान इन द कॉन्टेक्स्ट। अब जो उसके कॉन्टेक्स्ट में डिजीज स्पेसिफिक प्लान्स क्या है हमारे पास, रिफेम्पिसिन का 2 days के लिए आपने दवाई खिलानी है उनको, और वैक्सीनेशन करनी है। किसी को इस क्वेश्चन की समझ ना आई हो, जो आंसर लिखेगा इसका पायोजेनिक और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसको मार्क्स कम मिलेंगे। ये मेनिंजियोकॉक्सीमिया, ये बुक का एक्यूरेट सिनेरियो, बुक से ही परवेज अकबर से उठाया हुआ एग्जैक्ट। इस पे हाइपोटेंशन मिल रही थी। स्पेसिफिक मैनेजमेंट थी आईवी स्टेरॉइड्स, आईवी एंटीबायोटिक, डोपामीन सपोर्ट चलानी थी और आईवी सलाइन देना था। ये दोनों देने थे बीपी सही करने के लिए, हाइपोटेंसिव हो रहा था। रिफेम्पिसिन आप देते हो प्रोफाइलेक्सिस के लिए। जनरल क्या मतलब है जनरल का, रिफेम्पिसिन हम उसलिए नहीं दे रहे, एटीटी वाले नहीं दे रहे। रिफेम्पिसिन आप उनको देते हो जिनको नेसेरिया मेनिंजाइटिस हुआ हो या स्ट्रेप निमोनी वाले हो। लेट मी शो यू, देखो 4 दिन के लिए उसमें देना है, 2 दिन के लिए इन नेसेरिया मेनिंजाइटिस में देना है। ये देखो, एंटीबायोटिक पर मेनिंजियोकोकल में प्रोफाइलेक्सिस डोज ऑफ रिफेम्पिसिन रिकमेंड करनी है आपने 10 mg पर kg एवरी 12 आवर्ली फॉर 2 days देनी है। कांटेक्ट उनके साथ देना है जो उसका माउथ टू माउथ रिससिटेशन की, इंट्यूबेशन की हो, सक्शनिंग की हो। एच इन्फ्लुएंजा में आपने रिफेम्पिसिन देनी है प्रोफाइलेक्टिवली फॉर 4 days 20 mg पर kg पर डे। और दूसरी प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन करानी है दोनों की। ये टीबी नहीं है, इसका एटीटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वेट, लेट मी टेल यू ट्यूब फीडिंग से आगे क्या लिखना है। इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड रखना है, वाइटल मॉनिटरिंग लिखनी है, सिर्फ वाइटल मॉनिटरिंग नहीं लिख देना, आगे लिखना है बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, SpO2 सारा मॉनिटर करना है। बावल ब्लेडर केयर करनी है उसकी कि उसके बेड सोर्स ना डेवलप हो जाए। ट्यूब से फीडिंग करवानी है, स्पॉन्जिंग करानी है ताकि फीवर डिक्रीज हो जाए उसका। आगे देखो, 4-year-old boy is admitted with headache, vomiting, convulsion for last 2 days. हाई फीवर है, टेकीकार्डिया। अब उसने डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा है, इसमें सारे लिख दो, फिब्राइल सीजर्स, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया, सारे आ जाएंगे। टीबीएम लिख सकते हो, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल मेनिंजाइटिस सारे। नेम द साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। व्हाट आर द साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, इतना आसान सवाल आया हुआ है। व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू आस्क, वही हम सीबीसी कराते हैं, उसमें WBC काउंट देखते हैं। डीएलसी कराते हैं, टीएलसी जो होगी आपकी रेज होगी, डीएलसी में देखें कौन सा, सीटी स्कैन कराते हैं, ब्लड कल्चर करवाते हैं, CSF एग्जामिनेशन कराते हैं, सीटी स्कैन, ब्रेन लिखना है आगे। यस, तीनों लिखने। ये वरीशा ने बिल्कुल ठीक लिखा है, वर्निक कर्निक साइन, ब्रुजुजिंकी साइन और नेक रिजिडिटी तीनों लिखने होते हैं आपने। अब 6 month ओल्ड आया है, 6 month ओल्ड में जो साइंस होंगे ना फिजिकल, वो डिफरेंट होंगे। फीवर, वॉमिटिंग, एक्सेसिव क्राइंग के साथ आया है, पीरियोडिक नेक रिट्रैक्शन है, अप्रोलिंग ऑफ आईज आ रही है।
टेम्परेचर 101 है, पल्स इतनी, रेस्पिरेटरी रेट इतनी, टीएलसी काउंट 24 है, नॉर्मल 4 to 11 के होती है, तो 24 इज इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा, इसको पोली ज्यादा है, पोली ज्यादा शोज के इसको बैक्टीरियल है। 4 फिजिकल साइन। अब 6 मंथ ओल्ड में क्या साइन आने चाहिए मेनिंजाइटिस के? 6 मंथ ओल्ड में, 6 मंथ ओल्ड में कौन से साइन थे मेनिंजाइटिस के? बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फ्रंटनल, उसके टेंडन जर्क्स, नेक स्टिफनेस, हाइपोटोनिक, सुमाई भी लिखना है, इरिटेशन लिखना है, हाई पिच्ड क्राई, रिलक्टेंट टू फीड, हाई पिच्ड क्राई लिखनी है। एंड में सुमाई भी लिख देना, लेकिन पहले ये लिखना है, बल्जिंग फ्रंटनल, हाई पिच्ड क्राई, हाइपोटोनिया। 3 डिफरेंशियल इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, अगेन वही बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फेब्राइल सीजर्स भी लिख दो इसके डीडी में। अब 1 year old अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड आया, इसमें टीबी हो सकता है, विद हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर, इरिटेबिलिटी फॉर 2 days, टीबी भी हो सकता है, मेनिंजियोकोकल भी हो सकता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। Examination reveal unconscious child with positive neck stiffness and cardiac sign, most likely diagnosis pyogenic. 2 investigations with specific precaution to reach the final diagnosis. What are the 2 investigation? कौन सी 2 इन्वेस्टिगेशन है जो फाइनल डायग्नोसिस कराएंगी? हिस्ट्री शॉर्ट है इसलिए टीबीएम नहीं लिखा, हिस्ट्री शॉर्ट है, 2 दिन की हिस्ट्री है, टीबीएम को थोड़ा टाइम लगता है, आप लोगों को दिखाया भी है सिनेरियो में, इट ऑलमोस्ट टेक्स some 20+ days to develop TBM, तो इसलिए पायोजेनिक लिख रहे हैं, छोटी सी हिस्ट्री है, ऑल्दो अनइम्यूनाइज्ड है, TBM भी हो सकता है, बाकी डिजीजेस भी हो सकती है, हिस्ट्री बहुत शॉर्ट है ना, हिस्ट्री इतनी छोटी सी दी हुई है। स्पेसिफिक क्या हो जाएगा? सीटी ब्रेन करवाओगे और एलपी कराओगे। स्पेसिफिक प्रिकॉशन टू रीच द फाइनल डायग्नोसिस, ये आपकी स्टेराइल कंडीशंस में होना चाहिए। फंडोस्कोपी कर लोगे टू रूल आउट पेप्लिडीमा। राइट डाउन स्टेप्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस केस, स्टेप्स में आपने बनानी है एक स्पोर्टिव की, हाँ शाबाश, पीटीए पीटीटी कराओगे बिफोर डूइंग एलपी, फंडोस्कोपी भी करानी है। अब स्टेप्स में 2 बनाने, एक स्पेसिफिक, एक सपोर्टिव। सपोर्टिव में सारी मॉनिटरिंग जो मैंने लिखवाई है वो लिखनी है, स्पेसिफिक में आप आईवी स्टेरॉइड्स लगाते हो, मैनिटोल लगवाते हो, आईवी एंटीबायोटिक्स लगाते हो, आईवी पायरेटिक्स देते हो, एंटीपायरेटिक्स देते हो, ठीक हो गया। और अगर कन्वर्जन हो तो आप आईवी डाइजिपैम देते हो। हाउ कुड दिस इलनेस बी प्रिवेंटेड? ये अनइम्यूनाइज्ड था, इम्यूनाइजेशन करवा लो अगेंस्ट स्टेप नीमो, नेसीरिया मेनिंजाइटिस, एच इन्फ्लुएंजा, इसमें से कुछ भी ना होता। अच्छा, उसके बाद ये 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन में है कि 6th मंथ ओल्ड इन्फेंट आया विद फीवर लेथार्जी, उसने देखो लिखा हुआ इरिटेबल है, टेंस इंटीरियर फॉन्टेनल है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ 6 मंथ ओल्ड में जब कहते हैं नेओनेट में लिखो तो उसमें लिखना है इंटीरियर फॉन्टेनल, बल्जिंग, हाई पिच क्राई, हाइपोटोनिया। सोमाई से ज्यादा बच्चों में ये चीजें नजर आती हैं। उस पर इसमें लिखा है 2 मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल एजेंट, तो अब इसमें 6 मंथ ओल्ड में कौन कौन से वाले एजेंट्स होते हैं जो कॉज करते हैं? 6 मंथ ओल्ड में कौन से एजेंट्स हैं जो कॉज करेंगे? Neisseria, Strepnemo, right? Yes, it's influenza. आगे आ जाओ, अब देखो 1 year old गर्ल में, 1 year old गर्ल में भी उसने देखो एंटीरियर फॉन्टेनेला लिखा, सुमाए वगैरह का लिखा ही नहीं है, और उसने 90% पोलीमॉर्फ दिया, तो पायोजेनिक हो गया ना, बैक्टीरियल या पायोजेनिक। नेम 3 कॉमन
ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इलनेस 1 year old में कौन से कॉमन होते हैं? इन सब के डायग्नोसिस पायोजेनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। जब आप इटियोलॉजी लिख रहे हो स्टेप नीमो नेसेरिया एच इन्फ्लुएंजा तो पायोजेनिक ही हो गया ना बैक्टीरियल। आप नीचे खुद इटियोलॉजी में बैक्टीरिया लिख रहे हो। 1 year old में स्टेप नीमो। अच्छा ये बताओ इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में उसे लिखा है a 6 year old boy presents with high grade fever, vomiting, headache, टॉक्सिक लुक के इरिटेबल है, नेक स्टिफनेस है, फीवर 103 है जो कि हाई ग्रेड है। राइट डाउन द लाइकली डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन, राइट डाउन 5 acute neurological complications। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं आफ्टर meningitis? What are the complications? 5 acute complications। शाबाश, सीजर्स पढ़ते हैं, ये सबसे acute complication है। और सेरिब्रल एडीमा होता है, केन ऑफ पाल्सीज होती हैं, और आगे लिखना है 3-6 मोस्ट कॉमन है। और क्या चीज होता है? सीजर्स, SIADS, सेरिब्रल एडीमा, केन ऑफ पाल्सीज, व्हाट एल्स? यस, अगर वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मिल जाएगा तो एंसेफलाइटिस भी हो जाएगा। और क्या चीज होगी? शाबाश, एटेक्सिया एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, वेरी गुड। एटेक्सिया डेवलप होगा, व्हाट एल्स? ठीक है, 5 है। उसके बाद a 9-year-old आया, चाइल्ड विद पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, develops hypertension, bradycardia, deterioration of conscious level. Which complication of this disease can explain all sign and symptoms? Hypertension, bradycardia और conscious level deteriorate हो रहा है। कौन सी which complications of this sign can explain all signs and symptoms? जो meningitis में सारे signs और symptoms को explain करता है वो हो जाता है increase intracranial pressure, yes, leading to edema, brain edema. इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है इन सारे सिम्टम्स को एक्सप्लेन करते हैं, और हम इसको मैनेज ऐसे करते हैं कि हम हेड एलिवेट करते हैं 30 डिग्रीज पे, स्टेरॉइड्स देते हैं, IV मैनिटोल देते हैं, और हाइपरटोनिक लाइन देते हैं, सेडेटिव्स देते हैं, और CSF को ड्रेन करवाते हैं शंट से। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है मेनिंजाइटिस का, जो कॉज इसकी है उसको ट्रीट करते हैं, जो कि मेनिंजाइटिस है, IV एंटीबायोटिक्स देके। ठीक है, जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में सारी हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, डिटोरिएशन ऑफ कॉन्शियस लेवल है, उसकी कॉज है इंट्राक्रेनियल प्रेशर का इंक्रीज होना, और उसको हम ट्रीट करते हैं, मेनिंजाइटिस को ट्रीट करके हेड एलिवेट करते हैं 30 डिग्रीज पे। यानी सपोज ये बेड पे पेशेंट लेटा हुआ है, तो उसका हेड 30 डिग्रीज पे एलिवेट कर दो, स्टेरॉइड्स दो, मैनिटोल दो विद हाइपरटोनिक सेलाइन, सेडेटिव और CSF शंटिंग कर सकते हैं। आगे देखो TBM का कैसे सिनेरियो आता है, वैसे आता है 6 year old unvaccinated child has been admitted in comatose status with convulsions for in emergency for last 1 day। अगर convulsions develop हो गए हैं तो ये TBM का स्टेज कौन सा है? स्टेज 1 है, 2 है, 3 है? स्टेज 2 है ये। She is having fever for last 1 month की है, history of weight loss, persistent headache, cough for last 2 months, febrile 100 है, थोड़ा कम फीवर है। She has papilledema as well. There is decreased movement of right half of the body। इसका तो मतलब है TBM 3 तक पहुंच गई है। कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं स्टेज 2, अगर डिक्रीज मूवमेंट है, हेमीप्लेजिया स्टार्ट तो TBM स्टेज 3 तक पहुंच गई है। राइट 3 रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस, डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ द लाइकली, सारी मैनेजमेंट सेम लिख के ATT लिखनी है, ATT आगे लिखनी है, डोजेज उनकी, आइसोनियाजिड की कितनी है, इथेम्बिटोल की कितनी है, पायराजेनामाइड की कितनी है, वो सारी लिखनी है डोजेज। अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक ESR को भी ऐड कर देना, ESR रेस्ड होगा, और स्पूटम का आपने सेम मेनिंजाइटिस वाले स्पूटम का आपने एसिड फास्ट बेसिलाई
कराना है। देखा अगेन, अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड 3 वीक से 2 मंथ की हिस्ट्री आए तो तब टीबीएम होता है। उसने फिर भी डिफरेंशियल मांगे हुए हैं इसमें, और लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी की मूवमेंट ही डिक्रीज कर गई है। अगेन देखो 2 वीक्स की हिस्ट्री, साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन पॉजिटिव, और देखो इसमें लिम्फो 90% है, लिम्फो 90% है, टीएलसी 8000 है। ये सार what is the most likely diagnosis, how will you manage the patient, and list 6 complication of this disease. CB heat था, CBHEET, cranial nerve palsy, blindness, hearing loss, endocrine dysfunction, epilepsy, T for tuberculoma. CB heat से याद रखनी है tuberculous meningitis की। अगेन देखो 25 डेज की हिस्ट्री आएगी, अनवैक्सीनेटेड। अब इसमें स्पेसिफिक में टीबीएम की ट्रीटमेंट एटीटी है, लेकिन साथ आपने आईवी एंटीबायोटिक का कवर भी देना है, आईवी स्टेरॉइड भी देनी है। ठीक है, अगर कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं तो आप आईवी डाइजीपैम दोगे। डाइजीपैम क्या चीज होती है? बेंजोडाइजेपीन होती है। साथ में आईवी एंटीपायरेटिक्स दोगे अगर फीवर होगा। सपोर्टिव में वही स्टेरॉइड्स, वाइटल मॉनिटरिंग करनी। वाइटल मॉनिटरिंग में आगे लिखना है पल्स रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर, SpO2। एंटीपायरेटिक्स देनी है, साथ में लिखना है स्पॉन्जिंग भी करवानी है। उनसे कहना है केयर ऑफ कोमाटोस पेशेंट, बावर ब्लेडर केयर करवाना है, ट्यूब फीडिंग करानी है। अच्छा ये देखो, a 2-year-old girl admitted in emergency because of uncontrolled fit and unconsciousness. History of 1 month की है, headache, vomiting for 1 week. Her grandmother died of respiratory problem 3 months back. मैं आप लोगों को कही थी बच्चों को जो लगती हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स से लगती हैं, तो इसको टीबी लगी है अपनी ग्रैंड मदर से। 4 neurological sign to be looked specifically. नेक रिजिडिटी, सोमाई, क्रेनियल नर्व पाल्सी भी चेक करो क्योंकि 1 मंथ की हिस्ट्री आ रही। क्रेनियल नर्व पाल्सी 3, 6, 7, हेयरिंग लॉस को चेक करो, ब्लाइंडनेस को चेक करो। न्यूरोलॉजिकल साइंस पूछे उसने सारे, इसमें क्रेनियल नर्व पाल्सीज को भी आप रूल आउट करो। अच्छा उसके बाद मैंने एक वीडियो दिखानी थी ऑफ लंबर पंचर। देखो टीबी जब हम लंबर पंचर कर रहे होते हैं तो पहले हम ना उसको सारा ड्रेप करते हैं, इसको सारी साइड को एंटीसेप्टिक से सारी साइड को साफ करते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, लिग्नोकैन, लोकल लिग्नोकैन का इंजेक्शन लगाते हैं एनेस्थेसाइज करने के लिए उस जगह। First, I'm gonna use a little lidocaine. It's none of this, okay? You're gonna go stick and burn, okay? Just try and sit as still as you can, okay? This is the time when you really need to arch your back out as much as you can, okay? ये देखो ये CSF निकल रहा है, ये क्लियर है।
CSF निकल रहा है, ये क्लियर है। और एक और CSF नीडल्स भी दिखानी थी, क्योंकि वॉस्फी में पड़ी होती है, उनसे पूछते हैं इंडिकेशन क्या है उनकी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। ये देखो, ये CSF नीडल यहाँ जाती है और यहाँ से निकलती है। कौन सी वाली स्पेस है? सबरेक्नॉइड स्पेस से निकलती है, और ये CSF नीडल है। ये पूरी डाल देते हैं, फिर जब अंदर वाली पतली वाली को निकालते हैं ना, इस वाली को, तो तब CSF फ्लूइड आना शुरू होता है।